जस्टिस इन द डार्क के 13th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा हुईशिन और डोंग शाओचियान मर जाते हैं। एसआईडी हुई जिंग को अरेस्ट कर लेती हैं। वेंजो फेदू को उसके विला पे ड्रॉप करने आता है। वो कुछ ज़्यादा सवाल कर रहा होता है तो फेदू उसे किस करता है। फेदू अपने विला के दरवाजे पे पहुंचा ही होता है और वो बेहोश हो जाता है। वेंजो फेदू को उठाता है और सोचता है फेदू की हाइट के हिसाब से उसका वज़न बहुत लाइट है और वेंजो सोचता है कि फेदू एकदम अनहेल्दी जी रहा है। फेदू के फेस पे जितना भी कलर था वो सारा चला जाता है। वेंजो फेदू को उसके काउच पे रखता है और कहता है मरना मत, यहाँ पे कुछ खाने का है। फेदू कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ किचन की ओर पॉइंट करता है। वेंजो 2 स्टेप्स लेता है, फिर वो वापस आता है, काउच पे से एक ब्लैंकेट पिकअप करके फेदू की ओर फेंकता है और फिर वो किचन की ओर जाता है। वो नोटिस करता है कि किचन एकदम ब्राइट और क्लीन है, जैसे कि कोई किचन को मेंटेन कर रहा हो। वो कुछ कबर्ड्स खोलता है और देखता है कि किचन की सारी चीज़ें उन कबर्ड्स में है। वो शुगर लेता है, फिर पानी लेता है और शुगर को पानी में डिज़ोल्व करता है। वेंजो ये फेदू के पास ले जाने ही वाला था तब वो पानी की बोतल की टैग को देखता है और कहता है ये कब से यहाँ पे है, ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखता है और उसे पता चलता है कि ये 1 हफ्ते पहले का ही है। फिर वो चुपके से फ्रिज खोलता है। फ्रिज मोस्टली खाली होता है, बस थोड़ा दूध होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं और थोड़ा प्री मेड खाना होता है, पर ये सब कुछ फ्रेश होता है। वेंजो सोचता है क्या फेदू यहाँ पे रेगुलरली आता है। वेंजो को जितना पता था उसके हिसाब से फेदू की मॉम की मौत के पहले भी वो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता था। वो नॉर्मली अपने अपार्टमेंट में रहता था एक हाउसकीपर के साथ और वो सिर्फ वीकेंड्स पे ही ये घर पे आता था। उसकी मॉम की मरने के बाद फेदू यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने आया था। उसके फादर यहाँ पे कभी नहीं होते थे और वेंजो को बुरा लगता था ये सोच के कि एक बच्चा ऐसी अनलकी जगह पे अकेला रह रहा है, इसलिए तारान उसे बार बार मिलने आता था। अंटिल कुछ महीनों के बाद फेदू वापस अपने अपार्टमेंट पे चला गया। वेंजो को हमेशा लगा था कि फेदू ने ये घर कभी नहीं बेचा, क्योंकि ऐसा घर जिसमें कोई मर गया हो वो बेचना बहुत मुश्किल होता है। वेंजो काउच पर पड़े हुए फेदू की ओर देखता है और वो सोचता है कि ये घर सच में एक हॉन्टेड हाउस जैसा है। इवन दो ये बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, घर के अंदर लाइट भी बड़ी अच्छी आती है, एकदम क्लीन भी है, तो भी यहाँ पे एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर है। जब से वेंजो ये घर के दरवाज़ों से अंदर आया था तब से उसे लग रहा था कि कुछ गलत है, पर वो पिछली बार यहाँ पे 7 साल पहले आया था। उसे क्या पता, कुछ देर के लिए उसे प्रॉब्लम क्या है वो समझ नहीं आता। वो शुगर वाटर फेदू के सामने रखता है, पर देखता है कि फेदू के हाथ इतने शेक कर रहे हैं कि वो ग्लास को ठीक से पकड़ भी नहीं सकता। वो फेदू के हाथ से ग्लास ले लेता है और उसे पिलाने में हेल्प करता है। फेदू धीरे से कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम भाग नहीं पाओगे। ये सुन के वेंजो का दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर वो कहता है ये जल्दी पियो, इतनी सारी बकवास क्या कर रहे हो। ग्लास ख़त्म करके फेदू में फाइनली कुछ ताकत आती है। वो काउच पर सीधा बैठता है और कहता है इट्स ऑल राइट, मैं खून की वजह से थोड़ा बीमार और डिहाइड्रेटेड हो गया। जो हुईजिन वहाँ पे था तो मेरा ध्यान किसी और चीज़ पे नहीं था। वेंजो फेदू की ओर देखता है और कहता है क्या तुम अक्सर यहाँ अकेले रहते हो। वेंजो सेंस करता है कि फेदू एकदम से टेंस हो गया है। वो कहता है ये जगह तुम्हारी कंपनी, शिंजो यूनिवर्सिटी और सिटी ब्यूरो इनमें से किसी के भी पास नहीं है। तुम्हारे एकेडमिक एडवाइज़र के घर के पास भी नहीं। एज फार एज आई नो तुम्हें जहाँ पे जाना पसंद है वैसी जगह यहाँ पे नहीं है, तो फिर तुम इस जगह पे क्यों रह रहे हो। कुछ देर के बाद फेदू कहता है उसमें क्या हुआ, ये मेरा घर है। वेंजो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। जैसे ही वो इसके बारे में सोचता है उसे स्मोक करने की इच्छा होती है। वो इधर उधर एक एशट्रे ढूंढ रहा होता है और वो फेदू को पूछता है क्या मैं स्मोक कर। वो अपना सेंटेंस ख़त्म करे उससे पहले वेंजो और फेदू दोनों की आंखें कॉफ़ी टेबल पे पड़े एक एशट्रे पे जाती हैं। फेदू का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाता है। एट द सेम टाइम वेंजो को याद आता है ना तो फेदू ना तो उसके फादर स्मोक करते थे। ये एशट्रे उसके मॉम की थी। जब वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब वेंजो फेदू के डैड से बात करने यहाँ पे आया था। आज के जैसे ही
उसने मास्टर ऑफ द हाउस से पूछा था कि क्या वो स्मोक कर सकता है। तब फेदू के डैड जैसे ऊंचे आदमी ने टेबल के नीचे से एक सिरेमिक फ्रूट बोल निकाल के उसे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब से उनकी वाइफ पास हो गई तब से उन्होंने उनकी सारी चीजें ये घर से निकाल दी है। टीवी चेंज कर दिया, पियानो निकाल दिया, दरवाजे पे कोट रैक था वो भी निकाल दिया, वो जैसे फ्लावर्स अरेंज करती थी वो भी चेंज कर दिया। वेंजो तुरंत ही पूरे लिविंग रूम में देखता है। टीवी, पियानो, कोट रैक सब कुछ उनकी ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस पहुंच गया है। इवन वेजेस में भी रियलिस्टिक दिखते हुए फेक फ्लावर्स हैं और उनकी अरेंजमेंट भी एग्जैक्टली उस दिन जैसी थी। वेंजो को फाइनली समझ आता है कि यहाँ पे क्या गलत है। ये जगह जैसे कोई म्यूजियम एग्जिबिट हो। 7 साल पहले का दिन इस जगह में फ्रीज करके रखा है। फेदू अपने पैसे ब्लैंकेट निकालता है और कहता है, मैं थक गया हूँ, अब मैं तुम्हें और एंटरटेन नहीं कर सकता। हैव अ नाइस वीकेंड। इतना कह के वो वेंजो को जाने का कह रहा होता है, पर वेंजो उतनी आसानी से नहीं जाने वाला था। वो सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ जाता है और कहता है, हे, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे इतना प्यार करोगे कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा पूरा फ़ायदा ले रहे थे, अब अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया? प्रेसिडेंट फे, ये तो कितनी बुरी बात है। फेदू एकदम से टेंस हो जाता है। वो एक स्माइल फोर्स करता है और कहता है, दैट्स ऑल राइट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस अरेंजमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा तो तुम डिमांड कर सकते हो। वो अपनी बात ख़त्म करे उससे पहले वेंजो को गुस्सा आ जाता है। वो फेदू का कॉलर पकड़ता है और उस पर चढ़ जाता है। वो कहता है, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा? पहले तो फेदू थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर वो क्विकली रिलैक्स करता है। वो कहता है, वेल मिस्टर पुलिसमैन, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वेंजो कुछ कहे बिना उसका कॉलर खोलता है। फेदू के चेस्ट का टैटू उसे दिखता है। वो टैटू कोई एनिमल जैसा था और उसका मुंह खुला हुआ था जैसे वो कुछ खाने वाला हो। वेंजो कहता है, मुझे याद है कि पिछली बार वेस्ट रिज पे कोई दूसरा पिक्चर था, उसे क्या हुआ? वो वॉश हो गया। फेदू कहता है, माना जाता है कि रियल टैटूज में जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है वो एक स्विमिंग टीम के मस्कारा से ज़्यादा वाटरप्रूफ होती हैं, पर ऑफ कोर्स ये बस फॉल्स एडवर्टाइजिंग है। वेंजो की फिंगर्स फेदू के नेक पे जाती हैं। फेदू उसे बिल्कुल माइंड नहीं करता। वेंजो पूछता है, तुमने रियल टैटू क्यों नहीं करवाया? पेन से डर लगता है? फेदू शांति से नॉड करता है। वेंजो अपनी ग्रिप टाइटन करता है। फेदू थोड़ा शडर करता है, पर वेंजो उसकी कैरोटिड आर्टरी को फील कर सकता है जो एकदम काम और स्टडी होती है। फेदू थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? वेंजो कहता है, अगर तुम्हारी ब्रीदिंग 1 मिनट के लिए भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो तुम्हारे लंग्स में एक बर्निंग पेन होगा। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से तुम्हें डिजी लगेगा और फिर सारा खून तुम्हारी आंखों में आ जाएगा। तुम्हारा ब्रेन पैनिक करने लगेगा और तुम्हारे हाथ पैर नम हो जाएंगे। तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और फिर अपनी बॉडी को भी फील नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मसल्स स्पैज़म करने लगेंगे। कुछ मिनट्स में ही तुम मर जाओगे। वेंजो उसके नेक पे से अपना हाथ लेता है और कहता है, तुम्हें पेन से डर लगता है पर मौत से नहीं। जब वेंजो उसे रिलीज करता है तब फेदू इंस्टिंक्टिवली सांस लेने नहीं लगता। वो सिर्फ धीरे से अपना नेक मूव करता है। वो कहता है, ये बस एक एक्सपेरी। वेंजो उसे इंटरप्ट करता है, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें कुछ करूँगा? जब मैंने तुम्हारा नेक स्क्वीज किया तब तुम्हारा हार्ट रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। वाई? मेरे कैरेक्टर पे तुम्हें इतना भरोसा है? हाँ? फेदू हंसता है, क्या मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता? वेंजो कहता है, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही भरोसा है तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे याद है तुम्हारे डैड ने ये एस्ट्रे फेंक दी थी, क्या तुमने उसकी एग्जैक्ट कॉपी कहीं से खरीदी या फिर पुरानी वाली वापस लेके आए? फेदू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेगा। वो कहता है, क्यों, तुम अभी भी उनकी डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? फेदू वेंजो को पुश करने जाता है पर वेंजो इसके लिए तैयार होता है। जैसे ही फेदू ट्राई करता है, वेंजो उसका हाथ पकड़ के उसके बैग के पीछे ले जाता है जैसे वो कोई क्रिमिनल को अरेस्ट कर रहा हो। फेदू थोड़ा स्ट्रगल करता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी भी मेहनत करे वो बच नहीं पाएगा। प्रेसिडेंट फे एक जेंटलमैन है जो अपने वर्ड्स यूज करता है, अपने हाथ नहीं। वो वेंजो के रूड एक्शंस रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा सकता है। वो कहता है,
कैप्टन लियो, तुम कहते तो मैं मान जाता, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। आई थिंक कि ऐसा फोर्स यूज करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं लगता। उसकी कंप्लेंट खत्म होने से पहले वेंजो उसके फोरहेड को किस करता है। वेंजो फेदू के बाल स्ट्रोक करता है और देखता है कि फेदू के फेस पे एक पैनिक एक्सप्रेशन है। वो सोचता है कि ये अजीब है, इसके जैसा प्ले बॉय जो किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकता है, वो बस एक फोरहेड किस की वजह से पैनिक करने लगेगा। फॉर सम रीजन फेदू के सारे सिडक्शन अटेम्प्ट्स के बजाय ये छोटा सा एक्सप्रेशन वेंजो को ज्यादा अफेक्ट करता है। वो फेदू को किस करना चाहता है पर वो मुश्किल से अपने आप को रेजिस्ट करता है। धीरे से वो फेदू को छोड़ता है। वेंजो कहता है, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ करूँगा। तुम अपनी बॉडी और अपनी जिंदगी मुझे सोचे बिना देने को तैयार हो, पर कुछ सवाल पूछूं तो डर जाते हो। क्या तुम्हारे लिए सच बताना मरने से भी ज्यादा मुश्किल है? फेदू ना तो जवाब देता है ना कुछ और करता है। वेंजो कहता है, इनफैक्ट मुझे हमेशा से एक सस्पिशन रहा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरी बात सुनोगे? फेदू कुछ नहीं कहता। वेंजो अपनी बात बताता है। वेंजो कहता है, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें करूँगा। जब मेरे पास कुछ करने का नहीं होता था तब मैं ऑनलाइन जाके अनसॉल्व्ड केसेस के पोस्ट पढ़ता था। कितनी बार मेरे बाकी लोगों से अलग व्यूज़ थे और इसकी वजह से मैं लोगों से झगड़ता भी था। इन दी एंड मैं हर केस के बारे में सेम ही कंक्लूजन पे पहुंचता था कि जो लोग ऑनलाइन इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो सब स्टूपिड है। उस टाइम पे सारी लड़कियों को चिंग डायनेस्टी में जाके एक प्रिंस से शादी करनी थी। जब मेरी क्लासमेट्स ये सब डिस्कस करती थी तब मैं सोचता था, अगर मुझे कहीं पे भी जाने का चांस मिले तो मैं विक्टोरियन एरा में जाके जैक द रिपर को ढूंढूंगा। फेदू कोई भी सार्कास्टिक कमेंट किए बिना ध्यान से सुन रहा होता है। वेंजो कंटिन्यू करता है, काम स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा सब बिल्कुल नहीं होता। सिटी की पॉलिसी है कि पहला ईयर सारे पुलिस ऑफिसर्स ग्रास रूट वर्क करेंगे ताकि एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक्सपीरियंस मिल सके। क्या तुम्हें पता है इन पुलिस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? लोग कीज घर के अंदर भूल गए, लॉस्ट डॉग्स को ढूंढना, टीनेजर्स फाइट करते हैं तो उनको हैंडल करना, या फिर कोई टेनेंट के बारे में कंप्लेन करे। सब लोग तुम्हारे पास आते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने के लिए। बड़े से बड़ी चीज़ हमारे साथ होती तो वो कुछ पिक पॉकेट्स होते थे। मेरे पास सिर्फ एक ही रियल केस आया था, तुम्हारी फैमिली का, और ऐसा लगता है कि मैंने उसे जैसे हैंडल किया वो ठीक नहीं था। मैंने 1 साल तक इस पे मेहनत की और फिर मुझे लगा कि अगर मैं और कुछ भी करूँगा तो मैं खुद पंखे से लटक जाऊँगा। तो फिर मैं तावरान को सिटी ब्यूरो में पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए ले जाता था और कुछ कनेक्शंस की वजह से हमें अपॉइंटमेंट्स भी मिल गई। वेंजो अपना सर हिलाता है और कहता है, पर फिर सिटी ब्यूरो में भी उतना अच्छा नहीं था। मुझे हर रोज़ रेप्रिमेंड्स मिलते थे, स्पेशली लाओ यांग से। वो मुझे हर तरह की चीज़ें कहते थे, सारा काम कराते थे जो बाकी सबको नहीं करना था, जैसे उनको मेरे से कोई दुश्मनी हो। मैंने अपने आप को आधे साल तक तो फोर्स किया। उसके बाद मेरा रेजिग्नेशन लेटर प्रिंटेड था और मैं उसे भेजने ही वाला था तब लाओ यांग ने मुझे बुलाया एक इन्फॉर्मर से मिलने। हम एक प्रोस्टिट्यूशन गैंग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लाओ यांग एक इन्फॉर्मर से बात कर रहे थे तब एकदम से एक लड़की भाग के बाहर आती है। उसके पीछे 2 आदमी थे। वो लड़की रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी और सब लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे कि ये सब उन्होंने पहले देखा है। मैं जाके उन दोनों से लड़ने लगा और जैसे ही वो खत्म हुआ था एक और क्राउड आ जाता है। इवेंचुअली हम लड़की को बचा लेते हैं। लाओ यांग के थाइज और बैक पे चोट लगी थी क्योंकि वो मुझे शील्ड कर रहे थे और उनका नी कैप भी टूट गया था। इन दी एंड इस सब के बावजूद उन्होंने मुझे रेप्रिमेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऑल्दो मैं अनरिलायबल हूँ तो भी मैं पुलिस बनने के लायक हूँ। शायद उन्होंने मुझे इतना रेप्रिमेंड कर लिया था कि मुझे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया। इतनी छोटी सी अच्छी बात सुन के मैं बहुत खुश हो गया था। घर जाके मैंने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन फाड़ दिया। उस दिन के बाद से मैं उनका डिवोटेड डॉग बन गया। पर ये स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाओ यांग की जो नी इंजरी थी वो हमेशा रही। जैसे वो बूढ़े होते गए वैसे वो बिगड़ती गई। वो वेदर फोरकास्ट से भी ज़्यादा एक्यूरेटली रेन प्रेडिक्ट कर सकते थे। जब भी पॉसिबल होता था वो स्टेयर्स अवॉइड करते थे। पर उनकी मौत एक अंडरपास में हुई। वो मार्केट से ग्रोसरीज लेके आ रहे थे और एक पेडेस्ट्रियन रास्ता नज़दीक ही था, तो वो अंडरपास से क्यों गए? वो क्रिमिनल जहाँ पे छुपा था वो बहुत ही अंदर था। ऊपर से उन्हें कुछ भी नहीं दिखा होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी इन्वेस्टिगेट किए थे पर कुछ भी नहीं मिला।
उन्होंने बैकअप के लिए जो कॉल किया था उसके सिवाय और कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। फेदू पूछता है, ग्रोसरीज खरीदने के बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को एक वांटेड क्रिमिनल मिला और उन्होंने बैकअप के लिए कॉल किया। व्हाट एल्स? वेंजो कहता है, एक विटनेस था। लाओ यांग अनआर्म्ड थे तो उन्होंने रैशली एक्शन नहीं ली। एक ओल्ड लेडी जा रही थी और समहाउ वो क्रिमिनल डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने देखा कि एक बायस्टैंडर डेंजर में है और इसीलिए वो गए। फेदू पूछता है, और क्रिमिनल का क्या हुआ? वेंजो कहता है, वो क्रिमिनल का मेंटल स्टेट ठीक नहीं था। हम उससे कोई भी आंसर नहीं निकलवा पाए। हमने आई विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट किया और कोई भी इश्यूज नहीं थे। आजू बाजू के रेसिडेंट्स ने कंफर्म किया कि वो ओल्ड लेडी वो नज़दीक में ही रहती थी और वो अपने डॉग को वॉक करवाने ले जाती थी। मैंने ब्यूरो को भी इसके बारे में मेरे शक बताए। सबने कोऑपरेट किया पर इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि जब कोई वायलेंटली मर जाता है तब उनके फ्रेंड्स और फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो एक मर्डरर को इमेजिन करते हैं ताकि अपना ग्रीफ कहीं पे निकाल सके। फेदू कहता है, जैसे कि मैंने किया था। वेंजो कहता है, जैसे तुमने किया था। वेंजो फेदू का हाथ लेता है और कहता है, ये हुआ उसके बाद मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पास कोई वजह है अपने मॉम के केस को डाउट करने की। पर वेंजो फेदू की ओर देखता है, तुम उन्हें याद रख सकते हो, तुम सच ढूंढ सकते हो, पर अपने आप को ऐसे बंद मत कर दो। फेदू अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, यह उनकी डेथ की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेदू एस्ट्रे की ओर देखता है। वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है, फिर वो कहता है, मुझे पता है कि वो कैसे मरी। वेंजो स्वेट करने लगता है और पूछता है, तुम्हें पता है वो कैसे मरी? फेदू अपना जॉ क्लेंच करता है। वेंजो कुछ कहे उससे पहले फेदू खड़ा होकर अपने बेडरूम में चला जाता है। वेंजो उसे फॉलो करने ही वाला होता है तब उसे तावरान का कॉल आता है। तावरान उसे इन्फॉर्म करता है कि दोंगशाओ चियान के घर पे आग लग गई है। ये किसी ने जानबूझ के किया था और कैमरा ने एक सस्पेक्ट को कैप्चर किया है। वेंजो पूछता है, उस घर में जलाने लायक कुछ था? तावरान कहता है, हमने डोंग फैमिली को 3 बार इन्वेस्टिगेट कर लिया है, फादर डॉटर दोनों को, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ। हम घर भी सर्च कर रहे हैं। अगर हमने कुछ मिस किया तो शायद वो ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अनरिमार्केबल है। वेंजो उसे इंटरप्ट करके कहता है, नो, तुम्हारा स्कोप बहुत बड़ा है। तावरान अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है, या तो फिर वो चीज़ घर में ही नहीं थी। फिर वो एक पॉज के बाद पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और काम है? वेंजो कुछ नहीं कहता। तावरान कहता है, देन लेट्स हैंग अप, मैं तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा। वेंजो कहता है, तावरान वेट, ये हमें जितना लगता है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जब तुम फील्ड में हो तब ध्यान रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ कोई भी अकेले इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तावरान कहता है, गॉट इट, और हैंग अप करता है। वेंजो देखता है कि लिविंग रूम के सेंटर में एक चेयर है जो फे चेंगयू के ऑफिस की ओर पॉइंटेड है। वेंजो दरवाज़ा खोल के नीचे जाता है। दरवाजे पे एक कीपैड लॉक होता है। वेंजो फेदू को कॉल करता है। फ़ोन 2 बार रिंग होता है और फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। एविडेंटली फेदू को उससे बात नहीं करनी थी। कुछ देर के लिए वेंजो कीपैड को एग्जामिन करता है। वो देखता है कि कीपैड से एक अलार्म भी अटैच्ड है। अगर कोई दरवाज़ा फोर्स करने का ट्राई करेगा या गलत कोड एंटर करेगा तो अलार्म बजने लगेगा। वेंजो सोचता है कि शायद अलार्म की वजह से फेदू नीचे आ जाएगा। वो कुछ देर के लिए सोचता है और कीपैड में 6 डिजिट्स एंटर करता है। उसे लगा था कि एक अलार्म बजेगा, पर अलार्म की आवाज़ नहीं आई। उसकी बजाय उसे एक क्लिक सुनाई देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। तब वेंजो को रियलाइज़ होता है कि उसने फेदू के मॉम की डेथ की डेट एंटर की थी। उसे कभी नहीं लगा था कि वो एक बार में उसे ऐसे गेस कर लेगा। वो फिर से फेदू को कॉल करता है, पर इस बार फ़ोन स्विच ऑफ होता है। वेंजो सोचता है, पर डोंट ब्लेम मी अगर मैं तुम्हारे साइलेंस को यस मान लूँ। वो रूम एकदम ग्लूमी और डैम्प होता है। वेंजो लाइट ऑन करता है और एकदम से ही फ्रीज हो जाता है। वो बेसमेंट में फेदू ने जैसे कहा था वैसी कोई डेस्क नहीं थी, बल्कि एक ओपन और स्पेशियस जगह थी। फ्लोर, दीवारें, कैबिनेट्स, सीलिंग सब कुछ वाइट कलर का था और इस सब के बीच में एक लग्जूरियस प्रोडक्शन सेटअप था। उसके सामने मूवी थिएटर के स्क्रीन जितना बड़ा एक स्क्रीन था। स्क्रीन के सामने एक रिक्लाइनर चेयर थी और उस चेयर पे बेल्ट्स थे और उसके बाजू में एक कंप्यूटर था और थोड़ा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट था। एक छोटा रेफ्रिजरेटर भी साइड में था। वेंजो फ्रिज खोलता है और देखता है कि उसके अंदर मेडिसिन बॉटल्स है। सारे लेबल्स कोई फॉरेन लैंग्वेज में है और उसे वो समझ नहीं आए। उसे कुछ ब्लड की भी स्मेल आई।
वो सोचता है कि फेदू यहाँ पे क्या कर रहा था। एकदम से ही वेंजो का हार्ट रेट 150 हो जाता है। उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। एक लंबे टाइम के बाद वो अपना हेड शेक करता है और इधर उधर देखने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी कन्वीनियंट वेपन्स नहीं है। गिवन कि फेदू की हालत कैसी है, अगर वो किसी को कुछ करना चाहे तो भी वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाएगा। वेंजो अपने आप को काम करने का ट्राई करता है पर वो काम नहीं हो सकता। वो देखता है कि रिक्लाइनर चेयर पे जो बेल्ट थे वो सेफ्टी बेल्ट्स जैसे थे। ये तुम खुद लगा सकते हो और खोल सकते हो। ये खून करने के लिए यूजफुल नहीं होंगे। वेंजो उस जगह के फोटोज लेने लगता है और उन्हें लांगचिया को भेजता है और उसे कहता है कि ये चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। चेयर पे हेडफोन्स होते हैं। वेंजो उन्हें अपने कान के पास ले जाता है और ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट को ऑन करता है। पहले फेदू का रिंगटोन यू रेज मी अप उसे सुनाई देता है। वेंजो सोचता है कि उसने कभी नोटिस नहीं किया कि ये सॉन्ग कितना सुंदर है। वो सोच ही रहा होता है कि ये इक्विपमेंट कितना अच्छा है, तब एकदम से कोई वार्निंग के बिना उसके कान में कोई चिल्लाने लगता है। फिर स्क्रीन ऑन होती है। उस पे कोई मर्डर कर रहा हो वैसा वीडियो दिखता है। वेंजो को रियलाइज होता है कि ये कोई दूसरी कंट्री का सीरियल किलर है और उस कंट्री की गवर्नमेंट ये किलर को इंजेक्शन देके भगवान के पास भेज चुकी होती है। ये वीडियो भी गवर्नमेंट ने इंटरनेट पे इसे वाइप कर दिया था, पर लगता है डार्क वेब पे ये अभी भी अवेलेबल है। वेंजो हेडफोन्स निकालता है और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता है। आगे के वीडियोस भी ऐसे ही एकदम वायलेंट होते हैं। एकदम से वेंजो का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वो जर्क करता है और फ़ोन ऑलमोस्ट ज़मीन पे गिर जाता है। वो फ़ोन पिकअप करता है और कहता है हेलो। लांगचिया कहती है बॉस आप कहाँ पे हो, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या आप कोई अंडरग्राउंड रिहैब सेंटर पे पहुँच गए हो क्या? वेंजो पूछता है रिहैब सेंटर? लांगचिया कहती है आपने जो फ़ोटोज़ मुझे सेंड किए थे ये इलेक्ट्रोशॉक इक्विपमेंट है और जो ड्रग्स है वो एनामेटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स और ऐसे सब है। लांगचिया आगे बात कर रही होती है पर वेंजो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फेदू जैसे खून देख के वॉमिट करता है। उसके हाथ जैसे कांपते हैं। ये सॉन्ग का रेपिटेशन, इस सब का कोई एक्सप्लेनेशन तो है। लांगचिया फ़ोन पे कह रही होती है हेलो हेलो, आप अभी फ़ोन पे हो बॉस? क्या हुआ, अब कुछ तो कहो। वेंजो कहता है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। ये बेसमेंट में कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट वो ब्लड स्मेल कर सकता है। हेडफोन्स में एक सिंगुलर लंबा बाल होता है। वेंजो केयरफुली उसे निकाल देता है। जो बेल्ट्स है उन पे क्लियर साइंस है रेगुलर यूज के। ये अवर्जन थेरेपी का टिपिकल सेटअप है। जब स्क्रीन पे ऐसी वायलेंट इमेजेस दिखती हैं तब इलेक्ट्रोशॉक और ड्रग्स मिक्स करके उसने अपने आप के लिए एक कंडीशन रिफ्लेक्स बना लिया है ताकि जब भी वो ऐसी चीजें देखे तब उसे ये पेन याद रहे, जिससे एक नेगेटिव स्टिम्युलस पैदा होता है जिसकी वजह से तुम कुछ बिहेवियर या एक टाइप ऑफ थॉट करेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। अगर उसके सामने तुम डिलीशियस खाना रखोगे तो वो उसे क्रेव करेगा। अगर एक ब्यूटीफुल पर्सन रखोगे तो उससे वो अट्रैक्टेड होगा। अगर उसे मारोगे तो उसे पेन फील होगा और उसे दर्द होगा तो वो रोएगा। हर एक सेंसेशन बॉडी में कहीं जाके रिलीज होता है और ऐसी रफ अवर्जन थेरेपी से तुम ह्यूमन बॉडी के वायर्स क्रॉस कर सकते हो। पर एक इंसान को एक सर्किट बोर्ड नहीं होता कि ये कनेक्शंस ऐसे ही स्विच हो जाए। एक सर्किट बोर्ड भी इतने प्रेशर के अंडर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वेंजो को फेदू के चेंज होते हुए टैटूज याद आते हैं। क्या ये उसके स्कार्स छुपाने के लिए थे? क्या वो यहाँ पे बार बार वापस अपनी बैटरीज रिचार्ज करने आता है? क्या उसने कभी नहीं सोचा कि शायद वो ऐसा कुछ करते हैं अपने आप को जो वो रिवर्स ही ना कर पाए? ऐसे तो वो मर भी सकता है। ऐसी जगह में उसे महीनों तक कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। फेदू अपने रूम में होता है। वेंजो दरवाजे पे नॉक करता है। फेदू दरवाज़ा नहीं खोलता। वेंजो कहता है तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना? फेदू मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूँ, अगर ये दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँगा। फेदू सोचता है तो फिर नॉक मत करो, चले जाओ। कुछ देर के लिए बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। फेदू को लगता है कि वेंजो चला गया है। वो अपने टैबलेट पे सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा होता है। वेंजो अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 13th एपिसोड ख़त्म होता है। सो हाउ आर वी फीलिंग? Like the double whammy. Like okay, show में it doesn't have the same emotional context
बट बुक में पढ़ने के वक्त लाइक द डबल वैमी ऑफ फर्स्ट फेदू एंड वेंजो बीइंग ऑल फ्लर्टी एंड वेंजो अपना पास का वो अंडर पास वाली स्टोरी बताता है एंड एवरीथिंग ओके। वो फेदू को कहता है कि डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ फॉर दिस फाइंडिंग ऑफ द ट्रूथ, अपने आप को ध्यान रखो एंड एवरीथिंग। मिक्स दैट विद फेदू कुछ कहे बिना खड़ा होकर चला जाता है एंड देन वेंजो फाइंड्स आउट कि वो रूम में क्या हो रहा है एंड इट्स लाइक ओह माय गॉड। 2 सेकंड पहले यू गाइज वर सो हैप्पी, ओह शिट। इन दैट मोमेंट एवरीथिंग स्टॉप्स ओके। इन दैट मोमेंट जो पेज पे वर्ड्स है दैट इज़ द ओनली थिंग एंड योर ब्रेन इज प्लेइंग दिस वीडियो ऑफ इट एंड it's so good. Like as a narrative, as a story, it's so good and I'm like, Fedu, why would you do this to yourself? And like वेंजो को रियलाइज़ होता है कि वो कब से इतने सारे जोक बना रहा है, तुम्हें ब्लड से ही क्या अवर्जन है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, टू फाइंड आउट कि जिस चीज़ की तुम इतने टाइम से जोक कर रहे हो, द फैक्ट कि फेदू कैंट ईट एनीथिंग, ये सब अब तक इट हैज़ बिन फन इन गेम्स एंड वेंजो को रियलाइज़ होता है कि इट वॉज नॉट फन इन गेम्स। वेंजो को रियलाइज़ होता है कि वो उसका जो मजाक उड़ा रहा था दैट वाज समथिंग सो सीरियस एंड द फैक्ट दैट फेदू नेवर रिएक्ट्स, लाइक उतना सेल्फ कंट्रोल, ही इज़ इनसेन योर ऑनर, ही इज़ इनसेन। एंड लाइक फॉर अस टू, क्योंकि हमें भी ये नहीं पता था, लाइक द फर्स्ट टाइम यू सी इट, the first time you see the whole setup, वेंजो की जैसे ही हमें भी लगता है, like as a reader you're thinking this is suspicious from this suspicious person and you want to be like नहीं फेदू ऐसा नहीं करेगा, he's the main character, he can't do something like this, and to realize कि ये दूसरों पे यूज़ नहीं कर रहा, ये अपने आप पे यूज़ कर रहा है, oh my god, that was like, ये बुक में this is the most startling moment that I remember. पहले जो उनका flirting part है, he's like तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो, I am choking you and you're like fine with it, तुम्हारी pulse भी raise नहीं हुई, and to find out कि उसे सच में मरने से डर नहीं लगता, oh my god, he's afraid of so many things, not death. He's like a teenager, but like he's what 22 years old, so of course he's like this. एंड द फैक्ट कि ये सब लाइकली उस टाइम के बाद हुआ जब वेंजो और तावरान और फेदू का कांटेक्ट छूट गया, लाइक दे मस्ट फील सो गिल्टी अबाउट दिस शिट। एंड फेदू, लाइक आई सेड लास्ट टाइम, लाइक ऐसा सब कुछ नहीं होता अगर ही डिडंट हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, अगर उसके डैड बिलियनर नहीं होते तो he would not have all this set up as like aversion therapy and everything. ये drugs कहाँ से खरीदता अगर उसका father middle class होता तो, अगर वो middle class होता तो where would these drugs, the advanced technology come from? It's just so, he is just so, like Malcolm का character from Prodigal Son, he is a mess. एंड वो भी ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, ही इज़ हाफ वे बिटवीन सुसाइड्स एवरी सिंगल डे, बट इवन ही डज नॉट डू दिस शिट। लाइक एक एपिसोड है, लिटरली देयर इज़ एन एपिसोड जब उसे ही इज़ नॉट फीलिंग वेल बिकॉज उसे अभी पता चला कि हिज डैड वाज ट्राइंग टू किल हिम। जब वो छोटा था, when he was like 10 years old, his dad tried to kill him. And उसका अगला केस होता है, it's about a cult and they perform conversion therapies and electroshock therapies and everything. तो वो cult के अंदर जाता है and he electroshocks himself. But that is still healthier compared to फेदू क्या कर रहा है, because like वो अपने आप को on a regular basis he's feeding himself drugs, he's electroshocking himself, जो like even under medical supervision electroshock therapy is not safe, it's not completely safe, okay? and वो अपने घर पे सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहा है। यू नो डॉक्टर्स कंप्लेन करते हैं कि तुम WebMD में से कुछ इंटरनेट पे से कुछ देख के आओ, तो डॉक्टर्स आर लाइक ऐसा नहीं होता, हम डॉक्टर्स है। फेदू का डॉक्टर क्या सोचता होगा? फेदू का डॉक्टर मस्ट हैव सच अ हार्ड टाइम बीइंग अ डॉक्टर, बट नोइंग फेदू वो इडियट डॉक्टर के पास ही नहीं जाता होगा।
लाइक ये सब कर रहा है, ही हैज सो मेनी ड्रग्स इन हिज सिस्टम, जिसकी वजह से एक छोटी सी चोट की वजह से ही हैज़ नाउ अ फ्रैक्चर इन हिज आर्म. लाइक वो एक्सीडेंट हुआ था ना अर्ली ऑन ड्यूरिंग द लोलीटा पार्ट. That's because he's on drugs. That's because he's giving himself electroshock therapy and he can eat anything. वो vitamins कैसे लेगा, प्रोटीन कैसे लेगा, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा if he doesn't eat anything. ये इंटरनेट पे वो एडवाइस देते हैं ना कि प्रोटीन खाओ, मीट खाओ, ये खाओ, वो खाओ. They must be frustrated with फेदू as well. Like फेदू का न्यूट्रिशनिस्ट भी सोच रहा होगा कि नहीं ये मैं क्या करूँ यहाँ पे. बट अगेन वो हायर ही नहीं करता होगा न्यूट्रिशनिस्ट. बट आई हैव टू इमेजिन लाइक उनकी कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, तो दे मोस्ट लाइकली हैव हेल्थ चेकअप्स फॉर एवरीबॉडी. फेदू को वो हेल्थ चेकअप से वो कहीं ना कोई तरह से ही मस्ट एस्केप दोस हेल्थ चेकअप्स एज वेल. ये कितनी मेहनत कर रहा है टू हाइड हिज सीक्रेट. एंड लाइक यस the thing when जो उसे forehead पे किस करता है, फेदू this flirtatious playboy guy, उसको forehead पे किस करो and he completely melts because he's never experienced any amount of warmth. He's so precious, but he's also so frustrating to watch. And like I kind of think that he's more like his mother than he's like his father. Like फेदू को पहले से डर है कि he would turn into his father, but he's more like his mother because he's also depressed, suicidal, kind of, sort of. And it's like, you know, that thing where you are trying so hard to not be one of your parents. आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि I don't want to be like ex-parent क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे traumatize किया. And turns out you are the other parent, बट उनके सारे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आ गए हैं एंड इट्स टू लेट टू चेंज एनीथिंग. दैट इज सच अ वैमी कि इतनी मेहनत की टू बी अनलाइक पेरेंट एक्स and now you're just like parent Y. That is so horrible. But that is the sauce. That is the sauce of storytelling. You know? ये storytelling में अगर you could not make parental issues happen, you probably won't have most stories in the world. Like दुनिया में आधी से ज़्यादा stories happen because of family members. He stresses me out and I love him so much. So I know कि ये part में कोई plot progression ज़्यादा नहीं हुआ, but we do learn so much about Fedu and his everything. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.